हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अलिम्स रियल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर से हम रोटेशनल डायनेमिक्स की लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। रोटेशनल डायनेमिक स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं रोटेशनल डायनेमिक फिजिक्स के किस ब्रांच से बिलोंग करता है। जैसा कि आपको पता है फिजिक्स के कई ब्रांचेस हैं, जैसे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें एक मैकेनिक्स भी है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्टैटिक्स एंड काइनेटिक्स। स्टैटिक्स में हम वो ऑब्जेक्ट स्टडी करते हैं जो रेस्ट होता है, यानी मोशन नहीं करता, और काइनेटिक में हम वो ऑब्जेक्ट स्टडी करते हैं जो मोशन में होते हैं। काइनेटिक्स को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक। काइनेमिक्स में हम ऑब्जेक्ट स्टडी करते हैं जो मोशन करता है विदाउट कंसिडरेशन ऑफ फोर्सेस, यानी हम इसमें बॉडी पे जो फोर्सेस एक्ट होते हैं हम इसे कंसिडर नहीं करते। बट डायनेमिक में हम ऑब्जेक्ट स्टडी करते हैं जो मोशन करता है विथ कंसिडरेशन ऑफ फोर्सेस। हम इसमें बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस को कंसिडर करते हैं। रोटेशनल डायनेमिक से बिलोंग करता है। रोटेशनल डायनेमिक स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट स्टडी करते हैं। सब में पहले हम देखते हैं मोशन होता क्या है। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ने मोशन परफॉर्म किया। जब ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करता है तो इसका जो पाथ होता है, इससे हम डिसाइड करते हैं कि वो किस टाइप का मोशन है। अगर ऑब्जेक्ट ए से बी पे जाने के लिए स्ट्रेट पाथ फॉलो करता है तो हम इसे लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन कहेंगे। अगर ऑब्जेक्ट ए से बी पे जाने के लिए ए सी बी पार्ट फॉलो करता है तो हम इसे प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। इसी तरह जब ऑब्जेक्ट ए से बी पे जाने के लिए कर्व पाथ ए डी बी फॉलो करता है तो हम इसे कर्वी लीनियर मोशन कहेंगे। जब यह ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन करता है, यानी यहां से वहां, वहां से यहां, तो हम इसे ऑक्सीलेशन या वाइब्रेशन कहेंगे, या वाइब्रेशन कहेंगे। इसी तरह जब ऑब्जेक्ट सर्कल के सर्कमफ्रेंस के अलोंग में मोशन करता है तो हम इसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। इसी तरह जब कोई बॉडी किसी एक्सिस के अराउंड में रोटेट होती है तो हम इसे रोटेशनल मोशन कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रोटेशनल डायनेमिक। रोटेशनल डायनेमिक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है सर्कुलर मोशन और सेकेंड है रोटेशनल मोशन। आपके माइंड में ये डाउट होगा कि रोटेशन डायनेमिक में सर्कुलर मोशन स्टडी क्यों किया जा रहा है। जैसा कि हर बॉडी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी होती है। जब ये बॉडी किसी एक्सिस के अराउंड में रोटेट होती है तो इसके पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सर्कुलर मोशन। जैसा कि आपको पता है, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल के सर्कमफ्रेंस के अलोंग में मोशन करता है तो हम इसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं सर्कुलर मोशन। हमारी जो
अर्थ है और जितने भी प्लैनेट है जो सन के अराउंड में जो मोशन करते हैं वो सर्कुलर मोशन होता है। इसी तरह अगर आप एक स्ट्रिंग लेते हैं और इसके एक एंड पे कोई ऑब्जेक्ट को टाइट करते हैं और इसे घुमाते हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। इसी तरह हमारी जो क्लॉक होती है और इसके जो मिनट हैंड, सेकेंड हैंड, आवर हैंड की जो टिप होती है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है। जैसा कि आपको पता है मोशन करने के लिए पोजीशन का चेंज होना ज़रूरी है। जब ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करता है तो इसका डिस्प्लेसमेंट होता है, इसलिए हम मोशन में डिस्प्लेसमेंट स्टडी करते हैं और विदाउट वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम वेलोसिटी को भी मोशन में स्टडी करते हैं। जैसा कि वेलोसिटी के दो टाइप होते हैं, कांस्टेंट और चेंजिंग। जब वेलोसिटी चेंजिंग होंगी तो इसका एक्सेलरेशन होगा, इसीलिए हम मोशन में एक्सेलरेशन को भी स्टडी करते हैं। आइए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को सर्कुलर मोशन में समझने से पहले हम इसे लीनियर मोशन में समझते हैं। सपोज करते हैं कि ये कार है और ए इसका इनिशियल पोजीशन है और बी इसका फाइनल पोजीशन है। तो सब में पहले हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। हम इसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। और इस तरह देखा जाए तो ए भी जो है इसका डिस्प्लेसमेंट है और हम इसे मीटर में मेजर करते हैं। इसी तरह हम देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी की दो टाइप होते हैं, एवरेज वेलोसिटी एंड सेकेंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सब में पहले हम समझते हैं वेलोसिटी होती क्या है। वेलोसिटी हमें यह बताता है कि डिस्टेंस टाइम के साथ कैसा चेंज हो रहा है। अगर कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस चेंज होता है मीन्स वेलोसिटी ज़्यादा है। अगर ज़्यादा टाइम में डिस्टेंस कम कवर होता है इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी कम है। अगर मैं आपसे कहता हूँ ए से बी पे जाने के लिए जो वेलोसिटी कार की है कितनी होंगी तो आप मुझे इसकी एवरेज वेलोसिटी बताएंगे। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये सी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या थी तो आप मुझे इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएंगे। तो जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसी तरह इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी होती है वो होती है स्मॉल डिस्टेंस अपॉन स्मॉल टाइम। हम दोनों ही को मीटर पर सेकंड से मेजर करते हैं। इसी तरह देखते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के भी दो टाइप होते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमें यह बताता है कि वेलोसिटी टाइम के साथ कैसी चेंज हो रही है। अगर टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। अगर वेलोसिटी कम टाइम में चेंज होती है तो इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है। इसी तरह जब ज़्यादा टाइम में कम वेलोसिटी चेंज होती है तो इसका एक्सेलरेशन कम होता है। और इसके भी दो टाइप है, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन होता है एवरेज वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है स्मॉल वेलोसिटी अपॉन स्मॉल टाइम। दोनों ही को हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मेजर करते हैं। आइए
ये सब टर्म्स को हम सर्कुलर मोशन में स्टडी करते हैं। सपोज करते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, ए इसका इनिशियल पोजीशन है और बी इसका फाइनल पोजीशन है। इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है थीटा। इसी तरह इसका जो एंगुलर वेलोसिटी होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रेडियन में मेजर करते हैं और एंगुलर वेलोसिटी को हम रेडियन पर सेकेंड में मेजर करते हैं। और इसका होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, वो होता है डी ओमेगा बाय डी टी। हम एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगुलर एक्सेलरेशन को हम रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में मेजर करते हैं। जैसा कि आपको पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन ये वेक्टर क्वांटिटी है और हमने तीनों का मैग्नीट्यूड समझ चुके हैं। अब हम इसका डायरेक्शन समझना चाहते हैं और इसका डायरेक्शन समझने के लिए हमें राइट हैंड रूल स्टडी करना होगा। सपोज करते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, और हम राइट हैंड के कर्व फिंगर को इस सेंस में रखते हैं, तो जो थंब्स है वो हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगा। हमें पता है एक्सेलरेशन के दो टाइप होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर आप किसी फैन को स्विच ऑन करते हैं तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और इस टाइम पे इसका जो एक्सेलरेशन होगा हम इसे पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। इसी तरह जब आप फैन को स्विच ऑफ करेंगे तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और ये टाइम पे इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो हम देखते हैं अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो इसकी जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होंगी वो थंब्स की डायरेक्शन के साथ होंगी। जब इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा मीन्स वेलोसिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज होगी। इसी तरह अगर जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यानी इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, तो जो थंब्स की डायरेक्शन है इसके अपोजिट में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होंगी। तो हमने देखा जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा तो इसकी डायरेक्शन अलोंग द थंब्स होंगी, और जब नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट टू द थंब होंगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन हम इसे यूसीएमबी कहते हैं। अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी हम इसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। आइए कुछ टर्म्स देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। पहले देखते हैं टाइम पीरियड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हम इसे टी से डिनोट करते हैं। जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है वो एक रिवोल्यूशन होने के लिए जो टाइम लेता है हम इसे टाइम पीरियड ऑफ यूसीएम कहते हैं। अगर हम सपोज करते हैं दो ऑब्जेक्ट हैं जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट का सर्कमफ्रेंस कम है
और इस ऑब्जेक्ट का सर्कमफ्रेंस ज़्यादा है, इसका सर्कमफ्रेंस कम होने की वजह से इसका टाइम पीरियड कम होगा और इसका सर्कमफ्रेंस ज़्यादा होने की वजह से इसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। इससे हम समझे जो टाइम पीरियड होता है वो सर्कमफ्रेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम दो ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसका सर्कमफ्रेंस सेम है और इस ऑब्जेक्ट का लीनियर वेलोसिटी कम है और इस ऑब्जेक्ट का लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा है, इस ऑब्जेक्ट का लीनियर वेलोसिटी कम होने की वजह से इसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा और इसका लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से इसका टाइम पीरियड कम होगा। इससे हमें पता चला कि टाइम पीरियड लीनियर वेलोसिटी पे डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली डिपेंड करता है। सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई r और लीनियर वेलोसिटी है v। अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पर यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट जितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है हम इसे इसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं और इसे हम n से डिनोट करते हैं और यह होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। इसके हिसाब से इसका फॉर्मूला होगा v/2 पाई r और हम इसे हर्ट्ज में मेजर करते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।